नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है वृद्धाश्रम। अपने बहू बेटे के रोज के तानों व लड़ाइयों से परेशान होकर सोमनाथ जी अपने कमरे में जाकर दीवार पर लगी अपनी पत्नी की तस्वीर को उतारकर रूंधे गले से अपनी पत्नी की तस्वीर पर हाथ फेरते हुए बोले कि कमला, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? हमने अपने इकलौते बेटे को कितने नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया था, और आज वही बेटा मेरे साथ कैसा व्यवहार करता है। कहते हुए अपना मुंह दबाकर जोर से रोने लगे कि कहीं बेटे बहू को मेरे रोने की आवाज सुनाई ना पड़ जाए। उन्हें यह ना लगे कि बाबूजी कमजोर पड़ गए हैं। अब मैं इन लोगों को एक पल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अब यह घर छोड़कर जा रहा हूँ। और सूटकेस में अपने कपड़े और अपनी पत्नी की तस्वीर को रखने लगे। सोमनाथ जी ने अपने एक मित्र कमल प्रसाद को फोन लगाया, जो कि वृद्ध आश्रम में रहते थे। उनसे रूंधे गले से कहा कि मैं 1.5 घंटे में वृद्ध आश्रम तुम्हारे पास हमेशा के लिए आ रहा हूँ। इतना सुनते ही उनके दोस्त कमल प्रसाद जी हक्के बक्के रह गए, क्योंकि सोमनाथ जी ने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं इनके रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुका हूँ। अब कमल प्रसाद जी को कुछ पूछने की हिम्मत ना हुई, क्योंकि वह जान गए थे कि यह तो कलयुग है। अब तो ऐसा ही होगा। किसी ने सच ही कहा है कि संतान का अस्तित्व है माता पिता की वजह से, और माता पिता ही वृद्धाश्रम में है संतान की वजह से। घर से जब सोमनाथ जी अपना सूटकेस लेकर वृद्धाश्रम की ओर निकल रहे थे, तब बेटे बहू टेबल पर बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे और हंसी ठहाका लगा रहे थे। परंतु दोनों में से किसी ने भी एक बार भी यह न पूछा कि बाबूजी, आप कहाँ जा रहे हैं? रोज रोज के अपमान और तिरस्कार भरी जिंदगी से परेशान होकर सोमनाथ जी वृद्धाश्रम पहुंच ही गए। वृद्धाश्रम में रहकर उनको काफी सारे दोस्त बन गए थे। धीरे धीरे उनका मन वृद्धाश्रम में लगने लगा। उन्हें अपने घर से ज्यादा वृद्धाश्रम में ज्यादा सुकून मिल रहा था। घर में तो उन्हें इतने अपमान और तानों से उनका हृदय छलनी हो गया था। एक दिन सोमनाथ जी और उनके दोस्त कमल प्रसाद जी वृद्धाश्रम में टहल रहे थे कि उन्होंने एक अधेड़ उम्र की स्त्री को कार से उतरते देखा। एक नौजवान लड़का, शायद उनके बेटा बहू ही उनके साथ थे। सभी वृद्ध उस गाड़ी की तरफ को देखने लगे और सोचने लगे कि आज फिर कोई बदकिस्मत इस वृद्ध आश्रम में आया है। आज फिर किसी माँ का दिल छलनी छलनी हो गया है। कार में से जो महिला उतरी थी, उसे किसी 30-35 वर्ष की महिला ने उस वृद्ध के कान में कुछ कहा और फिर उन्हें वहीं खड़ा छोड़कर वापस चली गई। और वह वृद्ध महिला वहीं खड़ी रही। फिर भारी मन से उन्होंने अपने आंसू पोंछे और वृद्ध आश्रम की ओर बढ़ गई। जैसे ही उसने सोमनाथ जी बाबू की तरफ देखा, तो मुंह छुपाकर वह एकदम से चली गई। सोमनाथ जी बार बार उस महिला की ओर देखे जा रहे थे, परंतु वह महिला अपना चेहरा सोमनाथ बाबू से छिपाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन एक दिन जब वह महिला वृद्धाश्रम में काम कर रही होती है, तब सोमनाथ जी ने उसे महिला का चेहरा देखा तो उनके होश ही उड़ गए। उनके दिमाग में अनेकों सवाल पनपने लगे। वह गुमसुम से हो गए। तभी उनका एक दोस्त उन्हें बुलाने के लिए आया कि कहाँ थे? तुम सब नाश्ते की टेबल पर बैठे हैं और तुम यहाँ घूम रहे हो। तब सोमनाथ जी बोले, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही टहलने के लिए आया हुआ था। सोमनाथ जी जब नाश्ता करने के लिए गए, तो उनकी आंखों के सामने बार बार सरस्वती देवी का चेहरा घूम रहा था। वह बार बार सरस्वती देवी के बारे में सोच रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो उन्हें यहाँ आने की जरूरत पड़ गई। वह उनसे पूछना चाहते थे। उनके दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे,
सरस्वती देवी को लेकर। फिर वह खाने की मेज पर अपने दोस्त के साथ आए। तब जिक्र चल रहा था कि 2 दिन पहले जो वृद्ध महिला वृद्ध आश्रम आई थी, वह खाना नहीं खा रही है। सुबह से वह रोए ही जा रही है। उनका यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, इसलिए उन्हें बगीचे का काम संभालने के लिए दिया है, जिससे कि उनका मन फूलों की खुशबू या फूलों को देखकर बहल जाए। यह सुनते ही सोमनाथ जी बिना खाना खाए बागवानी की तरफ चल दिए और जाकर सरस्वती देवी के पास पहुंच गए। अपने सामने सोमनाथ जी को देखकर सरस्वती जी थोड़ा सहम गई। तब सोमनाथ जी बोले कि आपने मुझे पहचान लिया है। यह मैं जानता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी जो आप यहाँ तक आ गई। आपके बेटे बहू तो आपको बहुत सुख से रखते थे। आप तो उनके साथ बहुत खुश थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो आपको वह लोग यहाँ छोड़ गए? तब सरस्वती जी सोमनाथ जी की बातें सुनकर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि क्या बूढ़े व्यक्ति का इतना सम्मान नहीं होता कि उन्हें घर के किसी कोने में जगह मिले? क्या उनका इतना हक नहीं कि उनका जन्म देने वाली माँ की इज्जत व सम्मान करे? इसी कश्मकश में घूमते सोमनाथ जी का पैर किसी पत्थर से टकराया और उनकी उंगली में खरोंच लग गई। तभी दरवाजे पर खड़ा वॉचमैन आया और बोला, बाबूजी, आपको तो चोट लग गई है, मैं आपकी मरहम पट्टी कर देता हूँ। और फिर सोमनाथ जी अपनी बीती यादों में खो गए कि जब मैं एक बार फर्श पर फिसल गया था तो अजय ने इतनी खरी खोटी सुनाई थी कि कोई काम तो आपसे ढंग से होता नहीं है, चैन सुकून से बैठा नहीं जाता क्या आपसे, और यह बेवकूफी के खर्चे लेकर बैठ जाते हैं। अब इस पर पट्टी कौन बंधवाएगा? इतना पैसा इन पर लग जाएगा। मैं तो आपसे परेशान ही हो गया हूँ। एक तरफ तो आपसे बैठा नहीं जाता, पूरे दिन घर में हेरा फेरी लगाए रहते हैं, चिल्लाकर अजय बोला। तब सोमनाथ जी सोचने लगे कि बेटे ने इतना सब कुछ तो सुना दिया, लेकिन उसे इतना ना बन पाया कि बाबूजी, चलिए जल्दी से मरहम पट्टी कर देता हूँ। परंतु उसे क्या फर्क पड़ता है, मैं जीऊं या मरूं। यह अपमान सोमनाथ जी का पहली बार नहीं हुआ था। उन्हें तो जाने कितनी बार उनके बेटे बहू ने ऐसे ही अपमानित किया। सोमनाथ जी अपनी गम भरी दुनिया से बाहर निकल आए। तभी सामने से उन्होंने देखा कि उनके दोस्त कमल प्रसाद जी उनके पास आए। फिर सोमनाथ जी ने पूछा कि क्या बात है भाई, आज इतने खुश नजर आ रहे हो तुम? इस पर कमल प्रसाद जी बोले कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और आज के दिन वह मुझसे मिलने आता है। तभी सोमनाथ जी बोले कि तुम्हारा बेटा साल में तुमसे एक बार इस दिन मिलने आता है, तो तुम उसके लिए इतना खुश हो रहे हो। तुम्हें दुख नहीं होता कि वह तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर चला गया? कुछ भी हो, लेकिन मेरा बेटा मुझसे मिलने तो आता है। यह सुनते ही सोमनाथ जी गुस्से में अपने कमरे में चले गए। तब वह सोचने लगे कि सभी वृद्ध यहाँ वृद्ध आश्रम में अपनी मर्जी से नहीं आए। उन्हें या तो घर से धक्के मार कर निकाला जाता है। हर किसी की कोई ना कोई वजह जरूर होती है। कोई अपना मन यहाँ के काम और अपनी बच्ची खुची जिंदगी काटने में बिता देता है, तो कोई अपना मन अपने ही घर वालों की याद में आंसू बहाते बहाते गुजार देता है। इसी दुख में सोमनाथ जी अपने पोते पोती को याद कर रहे थे। उन्हें अपने बेटे बहू के लिए लगाव भी था, परंतु उन्हें बेटे बहू से अपमानित उनके अंदर इतना गुस्सा भरा पड़ा है। लेकिन क्या कर सकते हैं, बस इसी दुख में वह भी अपने बेटे बहू के प्रति आंसू बहाते रहते हैं कि तभी उनके कमरे के बाहर से आवाज आती है। सोमनाथ जी जल्दी जल्दी अपने आंसू साफ कर लेते हैं और बोलते हैं, क्या बात है,
तब अधिकारी बोलता है कि सोमनाथ जी, आपके बेटे बहू आपसे मिलने आए हैं और साथ में आपके पोता पोती भी हैं। यह सुनकर सोमनाथ जी थोड़ा सोच में पड़ गए कि ऐसा क्या हो गया जो ये लालची यहाँ तक पहुँच गए। परंतु पोते पोती की बात सुनकर वह तुरंत ऑफिस में गए तो उनकी 4 वर्ष की पोती रीतु दादाजी दादाजी कहकर उनसे लिपट गई। पोती को देखकर ही उनका दिल कमजोर पड़ने लगा और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और उस समय उन्होंने अपने आप को मजबूत कर लिया और गुस्से से अपने बेटे की तरफ देखने लगे कि क्यों आए हो तुम यहाँ, चले जाओ यहाँ से। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, मुझे अब तुम जैसे बेटे की कोई जरूरत नहीं। तब अजय बोला कि बाबूजी, आज आपकी पोती रितु का जन्मदिन है और शाम को सभी आस पड़ोस वाले और रिश्तेदार, यहाँ तक कि आपके मित्र भी पार्टी में आएंगे। वे कहेंगे कि तुम्हारे बाबूजी कहाँ हैं, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। तो आप हमारे साथ घर चलिए। तभी सोमनाथ जी बोलते हैं, तो तुम मुझे अपनी इज्जत बचाने के लिए लेकर जा रहे हो कि जब बाबूजी की जरूरत पड़े तो उन्हें घर ले आओ और जब जरूरत ना पड़े तो उन्हें ऐसे ही धक्के मारकर घर से बाहर कर दो। मैं अब कहीं जाने वाला नहीं हूँ, यही मेरा घर है और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। कहते हुए सोमनाथ जी अपने कमरे की तरफ चल दिए। तभी अजय और कविता के बने हुए प्लान के अनुसार उन्होंने आंसू बहाना शुरू कर दिया और फिर जाकर सोमनाथ जी के पैरों में गिर पड़े, उनसे माफी मांगने लगे कि बाबूजी, हमें माफ कर दो, आप हमारे साथ घर चलो, अपने पोते की खुशियों में शामिल हो जाओ। तभी रितु बोली, हाँ दादाजी, आप मेरे साथ चलिए। कितने दिन हो गए आपके यहाँ मुझसे दूर रहते रहते। मम्मी पापा हैं कि मुझे आपसे मिलाने ही नहीं देते। मेरा बहुत मन करता है आपके साथ खेलने का, आपसे बात करने का। और फिर वह रोने लगती है। सोमनाथ जी तो कभी उस घर में जाना ही नहीं चाहते थे, परंतु अपने पोती के ऐसे व्यवहार से उनका दिल पसीज गया और वह अपने बेटे बहू के साथ जाने को तैयार हो गए। परंतु अजय, मेरी तुमसे एक शर्त है कि तुम मुझे रितु के जन्मदिन के दूसरे दिन ही यहाँ वृद्धाश्रम छोड़ने आओगे। तभी उसकी बहू कविता ने हाँ में सर हिला दिया। शाम को पार्टी में बहुत सारे मेहमान थे। सोमनाथ जी के दोस्त, आस पड़ोसी और रिश्तेदार सभी पार्टी का मजा ले रहे थे। उनके साथ सोमनाथ जी भी खुश नजर आ रहे थे। पार्टी खत्म हो जाने के बाद सोमनाथ जी अपने कमरे में चले गए और अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करने लगे। देखा तुमने हमारे बेटे को कि वह कितना लालची व खुदगर्ज है। हमने तो ऐसे संस्कार अपने बेटे को दिए ही नहीं थे, परंतु हमारा ही दोष है कि हमने उस जैसी संतान को जन्म दिया। इसी दुख में सोमनाथ जी की आंख कब लगी पता ही ना चला। सुबह देखा तब बाहर, कमरे के बाहर उनका बेटा अजय, बहू कविता तैयार खड़े थे कि बाबूजी चलिए अब वृद्धाश्रम चलते हैं। तब सोमनाथ जी कहते हैं कि हाँ, जहाँ मन को तसल्ली मिले मुझे वहां ही रहना चाहिए। कहते हुए वह अपने घर को निहारते हैं और मन में सोचते हैं और फिर कार में बैठ जाते हैं कि चलो बेटा, आज तुम्हें मैं एक सरप्राइज देता हूँ। अपनी दर्द भरी यादों में गुमसुम सोमनाथ जी वृद्ध आश्रम तक पहुंच गए थे। वह गाड़ी से उतरे तब उन्होंने अपने बेटे बहू से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तब सोमनाथ जी ने वृद्ध आश्रम के संचालक से कहा कि आप सरस्वती जी को बुला दीजिए। सरस्वती जी जब आई तो सरस्वती जी को देखकर सोमनाथ जी का बेटा अजय तो जैसे दंग रह गया और उनकी बहू कविता तो जैसे अपने ही होश में ना थी। वह दौड़कर सरस्वती जी के गले लगकर खूब रोने लगी और रोती रोती बोली, माँ,
आप यहाँ क्या कर रही हैं? और आप यहाँ कब से हैं? बेटा, तुम्हारे भाई भाभी ने मुझे 2 महीने पहले यहाँ छोड़ दिया। और सरस्वती जी फूट फूट कर रोने लगी। तब कविता बोली, मैं जब भी भाभी से फोन पर बात करती तो कहती कि आप माँ से मेरी बात करा दे, परंतु वह कहती कि माँ तो अभी तीर्थ यात्रा पर गई है। मुझे नहीं पता था कि उस जालिम औरत ने आपको यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। माँ, मैं उन दोनों को कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी पुलिस को फोन लगाती हूँ। कहकर कविता हड़बड़ी में फोन लगाने लगी कि तभी उसकी माँ ने कविता को पीछे कर एक जोरदार तमाचा खींचकर कविता के गाल पर जड़ दिया और रोते हुए बोली कि हाँ, कर पुलिस को फोन और तू भी जा जेल। मैं मैं भी यही चाहती हूँ कि तू भी जेल जाए, तुझे भी सजा हो, तुझे भी अपने कर्मों की सजा मिले। तूने भी तो यही किया जो तेरी भाभी ने किया। तूने भी अपने ससुर को यहाँ वृद्धाश्रम में तड़पता छोड़ दिया। और बोली कि तू भी ऐसी निकली अपने भाई की तरह। मेरी दोनों ही औलादें निकम्मी निकली। एक ने अपने ससुर को तो एक ने अपनी माँ को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। फिर सरस्वती जी की फूट फूट कर रोने लगी। तब कविता का सिर शर्म से झुक गया। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास है। तब सरस्वती जी बोली कि तुमने जो किया तुम उसके लिए अपने ससुर से माफी मांगो, मुझसे नहीं। मैं तो हूं ही अभागन, जो मैंने तुम जैसे औलाद को जन्म दिया। तब कविता पीछे मुड़ी और अपने ससुर सोमनाथ जी के पैरों में जा गिरी और बोली कि बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। बाबूजी, हमें एक और मौका दे दीजिए। उन्होंने लाख कोशिश की अपने बाबूजी और माँ को मनाने की, परंतु वह नहीं माने। उन्होंने कहा कि हम अपने बेटा बहू से एक बार धोखा खा चुके हैं, परंतु अब हमारे शरीर में इतनी जान नहीं बची कि हम दोबारा फिर ऐसे धोखे को सहन करें। यह कहकर दोनों दंपति अपने अपने कमरे में चले गए। कविता और अजय वहीं पर बैठे पछतावा कर रहे थे, परंतु अब पछताने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता ना बचा था। लाख मजबूरी हो, अपने माँ बाप का साथ कभी मत छोड़ना। अगर धरती पर स्वर्ग देखना हो तो अपने माँ बाप का दिल कभी मत तोड़ना। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य बताएं और ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।